अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें प्रोडक्शन बजट बनाना होगा, हमें परचेजेस बजट बनाना होगा और कुछ और रेलेवेंट चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। सवाल कहता है अच्छा सवाल को थोड़ा सा मैं और इनलार्ज कर दूं, ठीक है। देखें, सवाल कहता है ज़ेरिश लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सेल्स बजट फॉर 2014। ये कंपनी का सेल्स बजट जो है ना, उससे इंफॉर्मेशन दी हुई है। जनवरी में 10,000, फरवरी में 11, मार्च में 11, अप्रैल में 12, मई में 12 और जून में 14,000 यूनिट्स बिकेंगे और उनकी ये सेलिंग प्राइस होगी। Inventory of finished goods at each month end is maintained at 20% of the units expected to be sold in the following month. फिनिश गुड्स की यूनिट्स के इन्वेंट्री जो होगी वो अगले महीने जितने यूनिट्स बिकने होंगे उसके 20% के बराबर होगी। ईच यूनिट रिक्वायर्स 0.5 kilos of raw material which cost $3 a kg. Half a month's inventory of raw material is maintained based on the expected usage in the following month. The total production cost of each unit is $11 and this is the value used for inventory valuation. Requirement में पहली requirement है prepare the production budget for each of the 5 months January to May 2014. देखिए, मैं आपके सामने प्रोडक्शन बजट बनाता हूँ और प्रोडक्शन बजट जो है वो हमने अभी अपने एक बेसिक एग्जाम्पल में भी देखा। अगर हम प्रोडक्शन बजट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन बजट हमें ये बताता था कि किस महीने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी होगी। 5 महीने का प्रोडक्शन बजट बनाना है, जनवरी का, फैब, मार्च, अप्रैल और मई। इन 5 महीनों का प्रोडक्शन बजट बनाना है। आपने सिंपली अपने यूनिट्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करना है और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को माइनस करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्यों हो रही है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जनवरी के जो यूनिट सोल्ड हैं वो 10,000 हैं, फरवरी के 11,000 हैं, मार्च के 11,000 हैं, अप्रैल के 12,000 हैं और मई के भी 12,000 हैं। तो ये तो हमने एज इट इज़ लिख दी है। फिर हम आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक पर। सर जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? सवाल में लिखा हुआ है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट ईच मंथ एंड इज मेंटेन्ड एट 20% ऑफ द यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन दी फॉलोइंग मंथ। किसी भी महीने के क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स होंगे वो अगले महीने की सेल्स के 20% के बराबर होंगे। यानी कि जनवरी के जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स होंगे वो फरवरी में जो यूनिट्स बिक रहे हैं उसके 20% यानी कि 11,000 के 20% के बराबर होंगे। फरवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मार्च के यूनिट सोल्ड के 20% के बराबर होगा। मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अप्रैल के जो यूनिट सोल्ड हैं उसके 20% के बराबर होगा और अप्रैल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मई में जो यूनिट्स बिक रहे हैं उसके 20% के बराबर होगा और मई का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मई के बाद आता है जून में 14,000 यूनिट्स लिखे हुए हैं, तो 14,000 यूनिट्स के 20% के बराबर होगा। देखिए, किसी भी महीने का क्लोजिंग स्टॉक, किसी भी महीने के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स अगले महीने की सेल्स के 20% के बराबर होंगे। किसी भी महीने के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स अगले महीने के यूनिट्स के सेल्स के 20% के बराबर होंगे। अब हम आते हैं ओपनिंग स्टॉक पर। अगर हम ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं, जनवरी का क्लोजिंग, फरवरी का ओपनिंग, आई रिपीट, जनवरी का ओपनिंग स्टॉक, फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, अच्छा माइनस का साइन लगा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है। ठीक है जी, और मैं ज़रा इसको कॉमा में भी ले जाऊं, और ज़रा अलाइनमेंट वापस चेंज कर दूं थोड़ी सी, ताकि एक ही स्लाइड पर सारी चीज़ें आ जाए, मे बी यहीं पर आ जाए। अच्छा, मार्च का ओपनिंग जो होगा ना वो फैब का क्लोजिंग होगा।
फेब का क्लोजिंग, मार्च का ओपनिंग। अच्छा, अप्रैल का ओपनिंग मार्च का क्लोजिंग होगा, मई का ओपनिंग अप्रैल का क्लोजिंग होगा। अब बात ये आती है कि सर जनवरी का ओपनिंग कहाँ से लेकर आए। देखें, एक मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ प्यारा सा, और वो प्यारा सा सेंटेंस ये लिखते हूँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ जनवरी इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिसंबर। ठीक है, जो दिसंबर का क्लोजिंग होगा वो जनवरी का ओपनिंग होगा। एग्रीड। जो दिसंबर का क्लोजिंग होगा, जो दिसंबर के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स होंगे, जो दिसंबर के आखिरी दिन के यूनिट्स होंगे, वो जनवरी के ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स होंगे। और सवाल की वर्डिंग के हिसाब से जो दिसंबर का क्लोजिंग होगा वो जनवरी के सेल्स यूनिट्स का 20% होगा। देखिए, किसी भी महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले महीने के यूनिट सोल्ड के 20% के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो जनवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा वो जनवरी की ही सेल्स का 20% ले लेता हूँ, जनवरी की ही सेल्स का 20% ले लेता हूँ। क्यों जनवरी की सेल्स का 20% ले लेता हूँ? देखिए, इसको ज़रा गौर से पढ़ें, इस स्टेटमेंट को ज़रा गौर से पढ़ें। इस स्टेटमेंट को अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो ओपनिंग स्टॉक होगा जनवरी का वो क्लोजिंग स्टॉक दिसंबर के बराबर होगा। दिसंबर का जितना क्लोजिंग स्टॉक होगा उतना ही जनवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा, और दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक जनवरी की सेल्स के 20% के बराबर होगा, ये भी आपको मालूम है। तो इस हिसाब से अगर हम इस मूवमेंट को बनाते हैं तो आपने क्या किया, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और यही आपने हर बार कर लेना है, यही आपने हर बार कर लेना है। लिहाजा ये आपके आंसर्स आ जाते हैं, ये आपके आंसर्स आ जाते हैं। आई होप कि ये पहली बात आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। आपने प्रोडक्शन बजट बनाना था, ये आपका प्रॉपरली प्रोडक्शन बजट हमने बना दिया है, ये आपका प्रोडक्शन बजट कहलाएगा। और इसकी कुछ बेसिक बातें मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में भी बताई, और मैं आप लोगों को फॉर्मेट्स भी प्रोवाइड करूंगा। बड़ी आसान सी चीज़ थी, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर दी परचेजेस बजट फॉर रॉ मटेरियल फॉर ईच ऑफ दी 4 मंथ्स जनवरी टू अप्रैल। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का आपको जो परचेजेस का बजट है ना वो बताना है। अब जब हम परचेजेस का बजट बनाते हैं तो परचेजेस का बजट बनाने के लिए क्या करते हैं बताएं, परचेजेस का बजट कैसे बनाते हैं? अच्छा जी, परचेजेस का बजट बनाने के लिए हमने ये सीखा है कि हम जो है ना वो अगेन एक मूवमेंट बनाते हैं, और वो मूवमेंट क्या होती है, परचेजेस का बजट बनाने के लिए परचेजेस का बजट अगर हमें बनाना है कौन से महीने का, जनवरी से लेकर अप्रैल का। ठीक है, जनवरी, फैब, मार्च और अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का परचेजेस का बजट बनाना है। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना होगा, कि कितना रॉ मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा किसी भी महीने का? अगर हम अपना सवाल देखते हैं तो सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है ईच यूनिट रिक्वायर 0.5 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल। आई रिपीट, ईच यूनिट रिक्वायर्स 0.5 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि किसी भी यूनिट को फिनिश गुड्स के बनाने के लिए आधा किलो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो अगर जनवरी में मैं 10,000 और 200 यूनिट्स बना रहा हूँ, और हर यूनिट बनाने के लिए आधा किलो रॉ मटेरियल चाहिए, तो मुझे मेरा जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा या इस्तेमाल होगा जनवरी में वो 5,100 किलो होगा। इसी तरह से फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में अगर आप 11,000 यूनिट्स बनाओगे और हर यूनिट बनाने के लिए आधा किलो रॉ मटेरियल लगेगा, तो 5,500 किलो रॉ मटेरियल लगेगा। इसी तरह से अगर मार्च की बात करेंगे, मार्च में अगर आप 11,200 यूनिट्स बना रहे हो और हर यूनिट बनाने के लिए आधा किलो रॉ मटेरियल लगता है, तो 5,600 लगेगा। इसी तरह अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल में अगर आप 12,000 यूनिट्स बना रहे हो,
अप्रैल में अगर आप 12,000 यूनिट्स बना रहे हो तो हर यूनिट बनाने के लिए 12,000 इंटू 0.5 यानी कि 6,000 किलो का रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। इसमें हमें ऐड करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और लेस करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्लोजिंग स्टॉक पर आते हैं। सवाल में लिखा हुआ है हाफ अ मंथ्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स इज मेंटेन्ड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूजेज इन द फॉलोइंग मंथ, यानी कि अगले महीने जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना होता है उसका आधा ख़रीद कर पिछले महीने के आखिर में रख लिया जाता है। यानी कि अगर फरवरी में 5,000 और 500 किलो इस्तेमाल होने हैं, अगर फरवरी में 5,000 और 500 किलो इस्तेमाल होने हैं, अगर फरवरी में 5,000 और 500 किलो इस्तेमाल होने हैं तो उसका आधा विच मीन्स डिवाइडेड बाई 2, विच मीन्स डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2,750 जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा, आधा। इसी तरह से फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, मार्च में जो इस्तेमाल करना है उसका आधा यानी कि मार्च में जो इस्तेमाल करना है डिवाइडेड बाई 2। मार्च का जो क्लोजिंग होगा वो कितना होगा, मार्च का जो क्लोजिंग होगा अप्रैल में जो आपको इस्तेमाल करना है, अप्रैल में आपको 6,000 किलो इस्तेमाल करना है, अप्रैल में आपको 6,000 किलो इस्तेमाल करना है, उसका आधा यानी कि डिवाइडेड बाई 2। अप्रैल का क्लोजिंग कैसे आएगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मई में कितना इस्तेमाल होगा। मई में कितना इस्तेमाल होगा भाई, मई में आपको 12,400 यूनिट्स बनाने हैं, मई में आपको 12,400 यूनिट्स बनाने और हर यूनिट आधे किलो में बनता है। मई में आपको 12,400 के यूनिट्स बनाने और हर यूनिट आधे किलो में बनता है यानी कि 6,200। तो अप्रैल का जो क्लोजिंग होगा, अप्रैल का जो क्लोजिंग होगा वो 6,200 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अप्रैल का जो क्लोजिंग होगा वो 6,200 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3,100 होगा। अब ओपनिंग स्टॉक पर आते हैं, जनवरी का क्लोजिंग, फरवरी का ओपनिंग, फरवरी का क्लोजिंग, मार्च का ओपनिंग, मार्च का क्लोजिंग, अप्रैल का ओपनिंग, ठीक है। और हमें मई का बजट तो बनाना नहीं है तो अप्रैल की तक की इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। अच्छा सर, अब जनवरी का ओपनिंग कैसे आएगा, जनवरी का ओपनिंग कैसे आएगा, देखिए उसके लिए एक प्यारा सा सेंटेंस मैं वापस से लिखता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ जनवरी इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ दिसंबर। जो आपका जनवरी का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, जो आपका जनवरी का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा वो दिसंबर के क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बराबर होगा, वो दिसंबर के क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बराबर होगा। और दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा वो जनवरी के रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जनवरी का रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है उसका 50% होगा। जनवरी का जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका 50% होगा, जनवरी का जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका 50% होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा वो ये होगा कि भाई आप जनवरी का ही 50% ले लो। क्यों, या डिवाइडेड बाई 2 कर लो। क्यों, इसलिए क्योंकि जितना जनवरी की कंजम्पशन है, जितनी जनवरी की कंजम्पशन है, जितनी जनवरी की कंजम्पशन है, जितनी जनवरी की कंजम्पशन है उसका आधा दिसंबर का क्लोजिंग होगा और जितना दिसंबर का क्लोजिंग होगा उतना ही जनवरी का ओपनिंग होगा। तो अब फाइनली आपके पास जो रॉ मटेरियल परचेजेस हैं, रॉ मटेरियल परचेजेस हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जनाब। तो ये आपके पास जो रॉ मटेरियल परचेजेस है ना उसके केजी आ गया या किलो आ गया। सवाल अगर आप देखते हैं उसमें लिखा हुआ था प्रिपेयर दी परचेजेस बजट फॉर रॉ मटेरियल फॉर ईच ऑफ दी 4 मंथ्स जनवरी टू अप्रैल 2014, शो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स इन बोथ किलोज एंड डॉलर्स, शो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स इन बोथ किलोज एंड डॉलर्स। तो ये तो आपने रॉ मटेरियल की जो परचेजेस है ना वो किलोज में दिखाई है, ये जो रॉ मटेरियल की परचेजेस है वो तो आपने किलोज में दिखाई है, किलोज में। अगर मैं रॉ मटेरियल की परचेजेस को रुपीज़ में भी दिखाना चाहूँ, अगर मैं रॉ मटेरियल परचेजेस को यहाँ पर डॉलर है तो डॉलर में भी दिखाना चाहूँ, अगर ऐसा करना चाहूँ तो सर क्या करेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि आपके पास जो है सवाल में लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल जो है वो 1 किलो 3 रुपये का आता है। तो 1 किलो 3 रुपये का आता है तो 5,300 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर 5,500 और 50 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर इसी तरह से आपके पास 5,000 और 800 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसी तरह से 6,000 और 100 मल्टीप्लाइड बाई 3।
तो ये आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल की परचेजेस आ गई इन डॉलर्स, रॉ मटेरियल की परचेजेस आ गई इन डॉलर्स, और ये आपका पूरा का पूरा जो परचेजेस का बजट था फॉर द रॉ मटेरियल वो तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला पार्ट, सवाल का पार्ट बी बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एट बोथ 1st of January 2014 एंड 30 अप्रैल 2014। आप ये बताओ कि 1 जनवरी 2014 वाले दिन आपके पास जो फिनिश गुड्स होंगे और जो रॉ मटेरियल होंगे उनकी क्या वैल्यू होगी, और आप ये बता दो कि 30 अप्रैल वाले दिन जो आपके पास फिनिश गुड्स होंगे और जो आपके पास रॉ मटेरियल होंगे उनकी क्या वैल्यू होगी। तो पहले तो हम एक काम करते हैं कि हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, और दूसरी चीज़ है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये दो चीज़ें इसको बतानी है, और किस किस दिन बतानी है, 1 जनवरी और बतानी है हमें 30 अप्रैल, ठीक है ना, 1 जनवरी और 30 अप्रैल, ठीक है। अच्छा जी, कैसे बताएंगे सर? देखिए ज़रा गौर से देखिएगा, आप गौर से देखिएगा, सवाल जो है ना, सवाल में एक जगह पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इज $11 एंड दिस इज द वैल्यू यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यानी कि सवाल ये कह रहा है कि जो फिनिश गुड्स का यूनिट है उसमें टोटल जो खर्चे लगते हैं वो $11 के लगते हैं। इसमें मटेरियल भी होगा, इसमें लेबर भी होगा, इसमें ओवरहेड्स भी होंगे, इसमें बहुत सारे खर्चे होंगे, एंड दिस इज़ दी वैल्यू यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और हम इसी वैल्यू को इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए या इन्वेंट्री को इसी वैल्यू पर मेजर करते हैं, यानी कि ₹11 में मेजर करते हैं। अब ये जो आपने यहाँ पर यूनिट्स वगैरह के सारे मामलात करे हुए हैं, आपके पास 1 जनवरी वाले दिन जो ओपनिंग स्टॉक था, आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक था वो 2000 यूनिट्स थे। आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो था 1 जनवरी को वो 2000 यूनिट्स थे। सवाल के हिसाब से हर यूनिट की वैल्यू 11 होनी चाहिए, तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बनी ₹22,000 1 जनवरी को। 30 अप्रैल को क्या होगा? 30 अप्रैल को आपके पास जो देखें, आपके पास जो 30 अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक है, 30 अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक 2400 यूनिट्स है, हर यूनिट ₹11 की वैल्यू पर मेजर्ड होगा, ये सवाल में लिखा हुआ है, तो इसकी टोटल वैल्यू 26,400 हुई। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए आपके पास जनवरी का जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, जनवरी का जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो 2500 और 50 है। जनवरी का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2500 और 50 किलो है, और आपको ये बात मालूम है कि हर किलो ₹3 का है, हर किलो ₹3 का है, तो 25,000 और 500 किलो हो गए $7,650 के। इसी तरह से 30 अप्रैल वाले दिन, यानी कि 30 अप्रैल वाले दिन आपके पास रॉ मटेरियल के किलोज थे वो 3,100 थे, और हर किलो ₹3 का था, तो टोटल वैल्यू 9,300 बन जाती है। ये आपके पास जो है वो फिनिश गुड्स की और रॉ मटेरियल की वैल्यू बनती है ऑन 1 जनवरी एंड 30 अप्रैल को, ठीक है जी। अगले पार्ट पर आते हैं। पार्ट अगला है प्रिपेयर अ समराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द 4 months पीरियड एंडिंग 30 अप्रैल 2014। प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट फॉर द सेम पीरियड। ये पार्ट्स ऐसे हैं जो हम किसी और अगले सवाल में जो है वो कर लेंगे। स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस टू अ कंपनी ऑफ यूजिंग अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। पहले तो इसको कर लेते हैं कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम के 2 एडवांटेजेस क्या हैं और 2 डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की, कि एडवांटेजेस क्या हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम के। जब आप बजटरी कंट्रोल सिस्टम बनाते हो तो आपकी जो कोऑर्डिनेशन है, चीज़ों की, वो बड़ी आसान हो जाती है, ठीक है, और आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हो रही होती हैं। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज यह हम अपने बेसिक लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह की बातें। आपकी जो प्लानिंग है वो हो जाती है, एक प्लान बन जाता है, ठीक है। आपकी जो कॉस्ट है उन पर कंट्रोल रहता है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या हैं बजट बनाने के, वो भी हमें बता दें थे कि डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं किसी भी बजट को बनाने के। तो डिसएडवांटेजेस में आप ये कह सकते हो कि कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभार आप जब बजट बनाते हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कोई और बात बोल रहा होता है, परचेजेस डिपार्टमेंट वाला कोई और बात बोल रहा होता है, वो दोनों सेम पेज पर नहीं आते और उससे कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो जाता है। प्रोडक्शन वाला बोलता है कि भाई मुझे यूनिट्स इतने बनाने और उसके लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, और लेट से रॉ मटेरियल की परचेजेस वाला बोलता है नहीं, इस महीने हम इतना रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे किसी भी XYZ रीज़न की वजह से,
या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो जाता है। डिफरेंट लोग जो है वो बजट बनाते वक्त डिफरेंट राय रखते हैं। जो लोग बजट डेवलप कर रहे होते हैं, बजट बना रहे होते हैं, उनका जो ओपिनियन है वो भी मैटर करता है, और अगर सारे एक पेज पे ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। पुअर डेटा लीड्स टू पुअर डिसीशंस। किसी भी वजह से अगर हो सकता है कि बजट जिन डेटा से बन रहा था, जिन वैल्यूज से बन रहा था, या जिन पिछले सालों के डेटा से बन रहा था, अगर उसमें कोई गलती है, उसमें कोई मसला है, तो वही मसला बजट में भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमने ब्रीफली जो है वो आज प्रोडक्शन और परचेजेस बजट कैसे बनता है ये देखा। आप इस एग्जाम्पल को दोबारा ज़रूर ट्राई करिएगा।